हेलो एवरीवन। BSOG 171 में हम लोग ब्लॉक 3 कवर कर रहे थे क्रिटिक्स। इसमें से मैं आपको यूनिट 12 पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी, रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, और पिछली क्लास में कास्ट द हिंदू सोशल यूनिवर्स तक कवर करा दी थी। आज हम पढ़ेंगे बाकी के 3 टॉपिक, अर्ली क्रिटिक्स एंड स्ट्रगल्स, ब्राह्मणिकल टिरेनी एंड कास्ट ऑपरेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस दलित एक्टिविज्म। ठीक है, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अच्छे से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम अर्ली क्रिटिक्स एंड स्ट्रगल्स। तो मेनली इंडिया में 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। अब क्वेश्चन आता है कि इस वक्त क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये जो टाइम था, इस वक्त एजुकेशन बहुत लोगों तक पहुंच गया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, एजुकेशन मिला, लोग समझदार होने लगे और जितने भी कस्टम्स और कल्चर्स थे हमारे सोसाइटी के, उसे चैलेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये चैलेंज सिर्फ लोअर कास्ट के पीपल नहीं, बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी थे जो लोअर कास्ट के लिए बहुत सारा रिफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो इसे हम 2 टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिफॉर्मर्स है पंडित रामाबाई और दूसरा ताराबाई शिंदे, और इसके बाद के जो फेमिनिस्ट थे उन लोगों के बारे में जानना है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या समझना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, और इसे याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित रामाबाई की। इनका बर्थ 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है, और इन्होंने सबसे मेजर जो काम किया वो वुमेन के लिए किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बनाया आर्य महिला समाज। ये एक ऑटोनॉमस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था और मेनली ये वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करता था और चाइल्ड मैरिज को अपोज करता था। ठीक है, तो समझ गए मेनली किस पे फोकस था, वुमेन पे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो इस बुक से वो एक्सपोज करती है कि किस तरीके से हाई कास्ट हिंदू वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये सारी चीज के बारे में बात की। इसके बाद ये हिंदू के बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ी, तो उनसे मेनली इनको लग रहा था कि ये टेक्स्ट है एंटी वुमेन। ठीक है, एंटी वुमेन है, तो ये अपने आप को हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर ली और सारे हिंदू टेक्स्ट को क्रिटिसाइज भी की। ठीक है, तो ये था पंडित रामाबाई के बारे में। क्या क्या याद रखना है कि इन्होंने क्या फाउंड किया, आर्य महिला समाज, और इसका टेक्स्ट क्या था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और तीसरा कि ये वुमेन के लिए वर्क की थी। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ताराबाई शिंदे के बारे में। इनका जन्म 1850 में हुआ था। ठीक है, एक हायर मराठी कास्ट फैमिली में। ये इलाइट सेक्शन से आती थी। इन्होंने क्वेश्चन किया यहाँ के पेट्रियार्कल सेटअप और स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो मेनली इन्होंने क्वेश्चन किया था जेंडर बेसिस स्टीरियोटाइप। इन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें इन्होंने बहुत सारे हिंदुइज्म के अगेंस्ट बात की है और बताया है कि किस तरीके से वुमेन के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्त्री धर्म की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन भी किया है। स्त्री धर्म का मतलब, जैसे कि सोसाइटी क्या चाहती है कि एक आइडियल वुमेन कौन है, जो पतिव्रता हो। ठीक है, तो इन सारे आइडियोलॉजी को इन्होंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन किया है। यहाँ पे भी वही रीज़न है क्योंकि सारे टेक्स्ट क्या थे, एंटी वुमेन थे। ठीक है, किसी ने वुमेन को राइट देने के बारे में बात नहीं कही है, इसीलिए इन्होंने सारे एंशिएंट टेक्स्ट और हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन किया है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जब नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज हुआ तो वहाँ से अर्ली फेमिनिस्ट की थ्योरी आई। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखो, तो सोसाइटी क्या चाहती थी कि एक वुमेन कैसी होनी चाहिए, सीता या सावित्री जैसी, यही होती है आइडियल वुमेन। ठीक है, तो ये सारे को तो अपोज करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया गया था, है ना। कब से, 19th सेंचुरी से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आते आते बहुत सारे लोगों तक एजुकेशन पहुंच चुका था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके 1920 में ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस सेटअप हुआ। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। ये सारे क्या काम करते थे, जितने भी वुमेन से रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन होता था उन पे काम करते थे, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे, और जितना भी सपोर्ट हो सकता था ये सारे चीज़ें करते थे। ये सिर्फ हिंदू सोसाइटी में ही नहीं बल्कि सारे रिलीजन के लिए हो रहे थे। ठीक है, मुस्लिम में भी तो पर्दा सिस्टम था ना, तो जितना भी सपोर्ट का काम था, वुमेन को ऊपर लाने का काम था, वो सारे चीज़ें हो रहे थे। ठीक है, तो मेनली फोकस क्या था फेमिनिस्ट का, अगेंस्ट पेट्रियार्की। ठीक है, पेट्रियार्की ही तो सबसे बड़ा जहर है ना, इसी की वजह से वुमेन को सोसाइटी में नीचे रहना पड़ता है। तो मेनली ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पेट्रियार्की के अगेंस्ट बात करते थे और वुमेन को एम्पावर करते थे। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है,
तो ये सारी हो गई वुमेन की कंट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फुले एंड अंबेडकर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ज्योतिबा फुले। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1827 में। ठीक है, ये मेनली माली कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। माली, ठीक है, जो गार्डनिंग का काम करते हैं वो हो गए माली। तो मेनली माली जो बिलोंग करते हैं वो बिलोंग करते हैं शूद्रा से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे लोअर वन। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले सारे एक्सप्लॉयटेशन और जितने भी एट्रोसाइट्स हो रहे थे ये सारे चीज़ देख रहे थे, क्योंकि ये खुद ही लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो मेनली इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण और जितने भी अपर कास्ट के लोग थे उन्हें अपोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इन्होंने बनाया सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज। उसके बाद इन्होंने वेद को भी अपोज किया, क्योंकि वेद से क्या था, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन आ रहा था। ठीक है, तो मेनली जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो ब्राह्मण्स या अपर कास्ट के लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने वेद को भी कंडेम किया। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये बनाए थे सत्य शोधक समाज, इनसे जितने भी लोअर कास्ट थे, अनटचेबल्स थे, वुमेन थे, इनके लिए काम करना स्टार्ट किया, इन्हें एम्पावर किया। ठीक है, तो मेनली जो इनकी लड़ाई थी वो किसके अगेंस्ट थी, ब्राह्मणिज्म और जितने भी डोमिनेंट हिंदू आइडियोलॉजी के लोग हैं उन सारे के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वुमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, और जितने भी वर्क रामाबाई और ताराबाई कर रहे थे इन्हें सपोर्ट किया। ठीक है, और इसके अलावा इनकी वाइफ जो थी सावित्री बाई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, इलिटरेट थी, तो इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया और साथ में मिलके वुमेन के एजुकेशन के लिए बहुत सारे वर्क किए। ठीक है, तो ये सारे थे ज्योतिबा फुले के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और ये भी महार फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये महार फैमिली सबसे लोअर कास्ट थी। ठीक है, इसे अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था। तो आप में से बहुत सारे लोग इनकी स्टोरी के बारे में जानते होंगे कि किस तरीके से इनके स्कूल डेज में इनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। उनके टीचर ही अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन देखे कि किस तरीके से लोअर कास्ट और अनटचेबल्स के साथ ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 1920 आते आते ऑर्गेनाइज किया अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट। ठीक है, 1920 इस टाइम में नेशनलिस्ट मूवमेंट पीक पे था और बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी हो रहे थे। तो इन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया और कैंपेन स्टार्ट किया कि हम पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करेंगे और जितने भी टेम्पल्स है उसमें एंटर करेंगे। तो देखो, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर और हिंदू टेम्पल, यहाँ पे लोअर कास्ट के पीपल अलाउड नहीं थे, इसीलिए इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसे इसी जगह से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद मनुस्मृति हिंदू टेक्स्ट है, इन्होंने इसे भी जला दिया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, तो मेनली इसकी लड़ाई किसके अगेंस्ट थी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, और अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने बहुत सारे फाइट किए। ठीक है, इसके अलावा 1936 में इन्होंने एक टेक्स्ट पब्लिश किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर और कास्ट सिस्टम को। ठीक है, इन्होंने बहुत ट्राई किया कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके और अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर सके, लेकिन जिस तरीके का हमारा सोसाइटी है ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को हिंदू से बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद का तो आप जानते ही हो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो समझ गए। तो पहला क्या था, वुमेन रिफॉर्मर, इन्होंने मेनली वुमेन के लिए वर्क किया। और दूसरा क्या था, फुले और अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन, इन्होंने मेनली किसके अगेंस्ट फाइट किया, ब्राह्मणिकल टिरेनी और कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो मेन जो फंडा था इनका वो था ब्राह्मणिकल के अगेंस्ट, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन्होंने दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। ठीक है, इन्होंने वुमेन के लिए भी बहुत वर्क किया। ठीक है, तो जितने भी गलत चीज़ें हो रही थी ना उन सारे को इन्होंने अपोज किया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस दलित एक्टिविज्म, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी। ठीक है, तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ दो डोमिनेशन में बट गया है ना, पाकिस्तान और इंडिया। तो इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि इसे एक हिंदू कोर कंट्री बनाए। ठीक है, हिंदू कोर कंट्री, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये हिंदू कोर सोसाइटी बन जाता तो सोचो हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। जो देश उस टाइम में दो भाग में टूटा था ना, आज छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता। ठीक है, लेकिन ये सारा कंट्रीब्यूशन किसे जाता है, अंबेडकर जी को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जितने भी अनटचेबिलिटी थे, कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थे,
इनके अगेंस्ट वर्क किया और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिजर्वेशन दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो मेनली सारे लोग फोकस किए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बनेगा तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पब्लिक सेक्टर सामने आएंगे, तो लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक हिरार्की खत्म होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जितने भी हाई कास्ट, लो कास्ट, ये सारे चीज थे, ये कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लोग इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे, सोशली एम्पावर होंगे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा, है ना। इसी बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस टाइम में प्रमोट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर 11 में बताई थी कि किस तरीके से 1990 में पॉलिसी बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसी टाइम में क्या हो रहा था, जब 1980s और 90s का टाइम था, उस टाइम में इकोनॉमिक पॉलिसी बना इंडिया का, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या क्या इमर्ज हुआ, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, है ना, प्राइवेट कंपनीज आने लगी, और जितने भी लाइसेंस सिस्टम थे, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये था इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसी टाइम में क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा था। तो मैं आपको ये सारी चीज़ बताई थी, ठीक है। तो देखो, SC और ST, ठीक है, इनके लिए तो प्रोविज़न पहले से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक सेक्शन और था जिसके साथ प्रॉब्लम था, वो था OBC, ठीक है। इसी टाइम में डिमांड होने लगा कि OBC के लिए भी रिजर्वेशन लाया जाए, और इसके लिए बहुत सारे पॉलिटिक्स हो रहे थे उस टाइम में, ठीक है। और इसी वजह से उस टाइम में बहुत सारे दलित पॉलिटिकल फोर्स का भी इमर्ज हुआ, जैसे कि BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे का इमरजेंस हुआ इस टाइम में, ठीक है। तो मेनली ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहे थे, जितने भी बैकवर्ड लोग थे और वुमेन, ट्राइबल, इन सारे के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे पॉलिटिकल फोर्स उस टाइम में आए और बहुत पॉलिटिक्स हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम में मंडल कमीशन सेटअप किया गया और इन्होंने इस मैटर में अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद OBC को भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन मिला, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविज्म हो रहे थे उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद देखो, न्यू सोशल मूवमेंट एंड द कास्ट क्वेश्चन। तो 1970s का जो टाइम था, ये टर्निंग पॉइंट था दलित एक्टिविज्म में, ठीक है। तो बहुत सारे वुमेन का ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, फार्मर का ग्रुप, ये सारे लोग सामने आ रहे थे और इन सारे दलित एक्टिविज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा लेट 1980s और अर्ली 90s आते आते बहुत सारे नेशनलिस्ट और इथनिक ग्रुप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे एज ए अदर रिलीजियस और कल्चरल फंडामेंटलिज्म। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि कश्मीर में इस्लामिस्ट टेंडेंसी थी और वहाँ पे हिंदू को अपोज किया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में हिंदू को अपोज किया जा रहा था क्योंकि इनका ट्रेडिशन सिख से अलग था। तो मेनली हमारे इंडिया में क्या होता है, स्टेट में कुछ ग्रुप मेजोरिटी में होते हैं और कुछ माइनॉरिटी में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, माइनॉरिटी ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनका प्रोटेस्ट जो था वो सिर्फ इक्वालिटी के लिए नहीं था, ये चाहते थे कि सोसाइटी में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए, ठीक है। तो ये सारे थे मूवमेंट के कारण। उसके बाद देखो, इसी से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। तो एंटी ब्राह्मणिकल सेंटिमेंट जनरेट हुआ, है ना, हिंदू सोसाइटी को अपोज कर रहा है पंजाब, इसका मतलब क्या है कि वो एंटी ब्राह्मणिकल सेंटिमेंट जनरेट कर रहा है और इस वजह से हो गया प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल सीन क्रिएट हुआ और इसी सीन का फ़ायदा उठा लिया बहुत सारे लोगों ने और 1980s 90s आते आते बहुत सारे पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया जो कि इनके इंटरेस्ट के लिए बात करते थे, ठीक है। और उस टाइम से ही ये सारे चीज़ें चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी पार्टी क्या करती है, इन लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करती है, ठीक है। और मैंने बताया ना कि ये उस टाइम से ही चला आ रहा है। तो अभी भी क्या होता है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ये सारे पार्टी पॉलिटिक्स चलने लगते हैं, ठीक है। और सारे लोग अपने अपने कम्युनिटीज़ को ऊपर उठाने की बात करते हैं, ठीक है। यही सारे चीज़ बताए गए कि ये एक साइक्लिक लाइफ है, ठीक है। तो यही सारे थे इस चैप्टर में, आप इसे एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मैं कवर करा दी और चैप्टर कंप्लीट हो गया और चैप्टर के साथ साथ बुक भी कंप्लीट हो गया। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन को आगे कवर करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।